हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूं। हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि क्लास 12th का कंटेंट है फिजिक्स का सेकेंड बुक का। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि लाइट जो होती है पार्टिकल नेचर की होती है। लाइट खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स की सबसे अच्छी बात है, अगर फिजिक्स की ब्यूटी है तो वो हमारे लाइट चैप्टर में है। अगर हमें ऐसे फिनोमेना पढ़ते हैं जैसे कोहेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, तो हम जाते हैं कि लाइट जो होती है वेव नेचर की होती है। बट जब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिलेटिविस्टिक पढ़ना होता है तो हम ये कहते हैं कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर की है। तो हम पार्टिकल वाले फील्ड में आते हैं। तो इस वाले चैप्टर में ड्यूल नेचर में हम वही पढ़ेंगे कि लाइट जो है हमारी पार्टिकल नेचर की है। ऐसे कौन कौन से फिनोमेना हैं जो होंगे और कैसे होंगे। तो हमारा चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हमारा चैप्टर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। हम बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फैकल्टी है, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी है। बट हमारे साथ क्या होता है एज अ स्टूडेंट कि हम ये देखते हैं कि हम किसको समझ पा रहे हैं, किसकी टेक्निक को हम समझ पा रहे हैं। तो अगर हमारी टेक्निक पढ़ाने की आपको पसंद है तो आप बिल्कुल सपोर्ट करें। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। पहला वीडियो आज, दूसरा में भी कल आ सकता है या परसों, उसके बाद फिर फर्दर वन न्यूमेरिकल। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये वर्ड जो है, ये चैप्टर आप कहते हैं कि ये लाइट का है, ठीक है, लेकिन जो हम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़े हैं, ये हमारी जो ड्यूल नेचर में पार्टिकल नेचर है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप यहाँ से भी शुरुआत करते हो कि क्या मैं बिना वेव पढ़े इसको समझ सकता हूँ, तो जी हाँ, आप बिना वेव पढ़े इस चैप्टर को बिल्कुल समझ सकते हैं। और यहाँ अगर ये बेसिक क्लियर हो गया तो जब आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई में एंटर करेंगे तो हमारे मॉडर्न फिजिक्स की क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये बेस है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े थे कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो उन्हीं सारी बेसिक्स को लिख के हम चलेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो कहते हैं कि हमारे पास मेटल सरफेस है, ये हमने एक मेटल का सरफेस लिया है और मेटल वही होता है जो कैटायन होता है, जिसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक, जो जितना इजी वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वही हमारा उतना अच्छा मेटल होता है। ठीक, उसके बाद मेटल की प्रॉपर्टी में हम कंडक्टिविटी वगैरह देख लेते हैं, तो वही सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो मेटल है और मेटल में हमारे पास पता है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली खुद से तो नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि अगर वो खुद से निकल जाएंगे तो फिर हमारी एनर्जी कंजर्वेशन का क्या होगा। तो हमारे पास मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर दें कि ये बाहर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, इनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये बाहर आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब अगर खुद से आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई बात ही नहीं रहती, जो होता खुद होता, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए बेसिकली 3 चीज यूज करते हैं, 3 कॉन्सेप्ट। पहला हमारा होता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में जो इसकी डेफिनेशन हिडन है इसके साथ ही, थर्मल मतलब होता है हीट। तो अगर हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हीट करके, मेटल सरफेस को हीट करके
एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए एनर्जी गेन करके, तो हम बोलेंगे कि हमने थर्मियोनिक इमिशन किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग द मेटल सरफेस, बाय हीटिंग द मेटल, कि अगर हम मेटल को हीट करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वी नो डैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होगी, और जैसे ही वो ट्रांसफ़र होगी तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कुछ ना कुछ करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करा देती है। दूसरा हमारा ये पहला, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक इमल्सन। तो इसमें हम क्या, इमिशन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। तो हम उसको पहला हो गया हमारा थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है वो हमारा है थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीन तरीके से इमिशन होते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, तो थर्मियोनिक में हम क्या करते हैं कि हम मेटल सरफेस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा मेटल को इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो उससे वो एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। और हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन आइंस्टीन सर ने दिया था, वो आएगा जिसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज लिया था। थर्मियोनिक इमिशन आते हैं। अब तीन हमारे इमिशन के मेथड हैं, थर्मियोनिक, इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक। तो हम अब चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक की तरफ। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये बेसिक है, ये हटा देना चाहिए। आप जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बिना वेव ऑप्टिक्स पढ़े भी इस ड्यूल नेचर वाले चैप्टर को समझ सकते हैं। अगर ये समझ गए तो जो हमारे एटम्स और न्यूक्लियाई हैं वो काफ़ी इजी हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लेके चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेना का नाम है। तो हमने अभी बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन इमिशन कराने के लिए कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही समझना है कि हमारे पास ये एक मेटल का सरफेस है, हमारे पास एक मेटल का सरफेस है, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर मेटल है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कहते हैं कि एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की, एक मिनिमम वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है उस मेटल सरफेस पे, जिसका हमें देखना होता है, जो हमारी रेडिएशन करने वाली मेटल है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने वाले। तो हम एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, लाइट पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स को हम उस मेटल सरफेस पे बम्बार्डिंग कराते हैं, बोल सकते हो बम्बार्डिंग कराते हैं, गिराते हैं। तो फोटॉन क्या करता है कि उसके पास जितनी एनर्जी होती है वो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटॉन वाली एनर्जी लेता है तो इसके अंदर एनर्जी की लेवल बढ़ जाती है, वो अपना मेटल सरफेस छोड़ के भाग जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाई यूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक, या मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम लाइट की बम्बार्डिंग कराते हैं, फोटॉन्स की बम्बार्डिंग कराते हैं मेटल सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी गेन करने के बाद निकल जाते हैं। तो हम उस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हम उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इसी से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, ठीक, तो उसको भी देखते हैं। अभी मैंने बस इतना बनाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमेना है, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय लाइट।
लाइट की कंडीशन क्या है कि उसकी एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी होगी। अभी हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी उस लाइट की, तभी जाके वो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना हो सकता है। तो अभी हम इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेना है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, और वो इलेक्ट्रॉन तब इमिट होता है जब एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की और मिनिमम वेवलेंथ की लाइट उस मेटल सरफेस पे फॉल करती है तब। अब इसको समझते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। और देखो एंटरटेनमेंट क्या किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे समझना। अगर कहीं लगे कि इंटरटेनमेंट का डोज देना पड़े तो बिल्कुल दे देंगे। और क्लास 12th में इंटरटेनमेंट नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए। बी सीरियस, क्योंकि इंटरटेनमेंट जो होता है कंटिन्यूटी ब्रेक कर देता है कंसेप्ट की। आप फिजिक्स एंजॉय करो। हमने एक मेटल लिया, ठीक, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, इसके सरफेस पे। ठीक, और हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद तो बाहर निकलने से रहे। भैया मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी नो डैट फ्रॉम बचपन। ओके, मेटल है, मेटल के सरफेस पे हमें, सरफेस बोल दो कि इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे अगर वो मेटल है तो। अब हम क्या करते हैं कि इस पे अगर हम फोटॉन्स की, मेटल सरफेस पे फोटॉन्स को फॉल कराते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि फोटॉन्स होती है पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं। और जब ये फोटॉन्स उस मेटल सरफेस पे गिरता है तो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है। अब ध्यान से सारी चीज़ों को देख लो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ये अपनी एनर्जी को, फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होता है ये इसको ट्रांसफर करता है मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो हर मेटल सरफेस का, हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। अब वर्क फंक्शन क्या है, तो भैया इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। हर मेटल की एक कंडीशन है कि अगर आपने हमें इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगा। ठीक, तो वर्क फंक्शन क्या है कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है। अब मैंने क्या किया कि फोटॉन्स के जरिए एनर्जी ट्रांसफर किया मेटल सरफेस को। तो अगर मैंने जो एनर्जी ट्रांसफर किया है, ई ट्रांसफर्ड बाय फोटॉन्स, हमने जो एनर्जी ट्रांसफर किया है फोटॉन की मदद से, हम उसको ई लिख रहे हैं। ठीक, तो अपन जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटॉन्स वो हमारा ई है, और वर्क फंक्शन मेटल का फाई है। ठीक, अब अपने को समझना क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होगा एनर्जी गेन करेगा तो निकलेगा तो मोशन करेगा, और जब मोशन करता है तो कौन सी एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो जब हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे फोटॉन को तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए। मैं क्या कह रहा हूं, देखो कि हर मेटल के पास एक वर्क फंक्शन है फाई की। अगर आपने हमको उतनी एनर्जी प्रोवाइड की, ये हमारी क्या है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, इमिट हो जाएंगे। बढ़, ये इमिट का साइन है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। ठीक, अब हमने एनर्जी ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स, तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वो सारी एनर्जी लेने के बाद बाहर निकल ही जाए, क्योंकि इसके रास्ते में बहुत और मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा, ठीक, कोलिजन करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, तो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। लेकिन जो अपर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो निकल जाएंगे तुरंत। ठीक, तो अब जिस स्पीड से
इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी कितनी होगी, तो हमने ट्रांसफर किया है टोटल एनर्जी ई विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स, और उसका वर्क फंक्शन कितना था 5। तो जिस काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हमारा हो जाएगा के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5। ठीक है, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5। हर मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट्स द इलेक्ट्रॉन। हमने फोटॉन्स की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर की, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी गेन कर ले और फिर भी ना निकल पाए। अगर फिर भी वो नहीं निकल पा रहा है, मतलब कि उसने बहुत सारे कोलिजन किए हैं और अपनी एनर्जी जितना गेन किया था वो लूज कर दिया है, तो उसके पास बचेगा ही नहीं कि वो बाहर निकल पाए। लेकिन जो अपर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे ऊपर वाले लेयर में, वो हमारे क्या करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5। ठीक, ये आप नोट कर सकते हो। अभी आते हैं, एक चीज देखते हैं, फोटॉन्स पे थोड़ा सा एक बार और आते हैं। अभी हमारे पास आया है एक फॉर्मूला के मैक्स, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5, और ई क्या है, तो हमने जो फोटॉन्स की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर की है वो है, और 5 हमारा वर्क फंक्शन है। ठीक है, अब फोटॉन्स को देखो एक बार थोड़ा सा। फोटॉन्स क्या होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ लाइट। अब इस फोटॉन्स की तीन चीजें देखो, ई, एम, सी। ई बोले तो एनर्जी, एम बोले तो मास, सी बोले तो स्पीड। ठीक, इस फोटॉन्स की एनर्जी को देखो, मास को देखो और उसकी स्पीड को देखो, तो इसकी एनर्जी जो होती है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और E इक्वल टू एच न्यू, एच एफ फ्रीक्वेंसी, एच न्यू, ये हमारी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और E इक्वल टू एच न्यू, और इसको आप लिख सकते हो E इक्वल टू एच एफ, जहां पे एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, उसके बाद लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, दिस implies p equal to, that is momentum equal to h upon lambda, where h जो दिख रहा है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, that is 6.626 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, उसकी वैल्यू होती है। तो अभी हम फोटॉन्स की, मुझे काम है इस वाले में, बस उसलिए देख रहा हूँ। फोटॉन्स की एनर्जी अगर हमें बतानी होगी तो ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और हम ये वेव की तरह ट्रीट करके ला रहे हैं। ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एच एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, ये अभी आगे मिलेगा, P इक्वल टू एच बाई लेमडा, दिस इज मोमेंटम। तो फोटॉन्स की एनर्जी और फोटॉन्स की मोमेंटम। ठीक, मास जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक्स हम फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें न्यूटन लॉज फॉलो होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मास डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन इसका रेस्ट मास जो होता है ये हमारा 0 होता है फोटॉन्स का। स्पीड अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी स्पीड लाइट के बराबर होती है, लाइट की स्पीड के बराबर, क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं कि फोटॉन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट। तो इसकी स्पीड c के बराबर होती है, जो कि होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये जरूरत की चीजें हैं फोटॉन्स के बारे में। अब फोटॉन्स की जो यहाँ पे आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एक चीज नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो फोटॉन्स जो निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, सारी चीजें बहुत मैटर कर रही है, बहुत कनेक्टेड चीज है ये। फोटॉन्स की अगर तीन चीज देखनी होगी, एनर्जी, मास, स्पीड, तो फोटॉन्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है।
मास न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन रेस्ट मास फोटॉन्स की 0 होती है और एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। थोड़ा सा इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ई इक्वल टू एच न्यू आएगा। ये कैसे आया, तो हमें पता है कि सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, इसकी शिफ्टिंग मार दिए तो ये आ गया। ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे। जब फोटॉन कोलाइड करता है मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन से, तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, होता है। ठीक, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, लेकिन फोटॉन्स की, पार्टिकल्स की इंडिविजुअल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो कांस्टेंट होती है, वो सबकी सेम होती है। ठीक है, फोटॉन्स की। ये नहीं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फोटो इतनी सारी चीजें अब आते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, के मैक्स इक्वल टू ई के जगह पे अब हम पुट कर देंगे एच सी बाई लेमडा माइनस 5। के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 5। अब ये जो बन गया, यही हमारा है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत फेमस है, बहुत अभी आगे मिलेगा भी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें दिख रही हैं आपको। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना है कुछ। ये याद रखना कि फोटॉन्स के इंडिविजुअल फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वेरी नहीं करती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी वगैरह पे डिपेंड करेगी। ये नहीं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, अभी उसको देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कि हमारा आ गया कि के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5। एक इक्वेशन आ गया कि के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5। ठीक, वेयर ई इज एनर्जी ट्रांसफर्ड with the help of photons and phi is work function and k max kinetic energy of electron emitted। ठीक है, अब अगर हम लेमडा को लेमडा नॉट दिखाए और इसकी वैल्यू दे एच सी बाई 5। ठीक, अगर हम लेमडा को लेमडा नॉट दिखाएं इक्वल टू एच सी बाई 5, इफ लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट इक्वल टू एच सी बाई 5, तो वहां पुट करो के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई एच सी, और उसके बाद इंटू 5 माइनस 5। इसको बस उठा के इसमें पुट कर देना है, तो हमारा के मैक्स जो आएगा वो 5 माइनस 5 डेट इज 0। ठीक है, अगर हमने लेमडा को लेमडा नॉट रखा और उसकी वैल्यू हमने एच सी बाई 5 रखा, ठीक, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारी 0 आ गई। तो ये लैम्डा नॉट क्या है, तो ये लैम्डा नॉट है हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट हमारा क्या है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, अब अगर लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो एक रिलेशन यूज करो, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे लैम्डा नॉट लगा दो, यहाँ पे न्यू नॉट लगा दो। सी तो ऐसे लाइट की, अगर हम देखें रिलेशन तो सी इक्वल टू हमारा क्या आया, न्यू नॉट लैम्डा नॉट। तो जो न्यू नॉट दिख रहा है वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारा लैम्डा जो है लैम्डा नॉट से बड़ा है, अगर हमारा जो लैम्डा है यहाँ पे लैम्डा नॉट से बड़ा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ा है, तो जो हमारी एच सी बाई लेमडा की वैल्यू होगी, जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो कम होगी। और अगर एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकलेंगे। क्या मैंने फॉर्मूला बस देखा कि के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5 इफ लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट। अगर हम वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पहुंचा दें तो हमारा के मैक्स जो होगा 0 आएगा यहाँ से। ठीक, अगर लेमडा नॉट क्या है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब फॉर्मूला यूज किए सी इक्वल टू न्यू नॉट, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, तो वहां से नॉट लगा दो, तो ये जो न्यू नॉट आया वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है,
तो अगर हमने बोला कि जो हमारी वेवलेंथ है लाइट की वो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है वो एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करो, पुट करना है एक फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखो एक आएगा हमारा K मैक्स इक्वल टू E इक्वल टू, वो भी एनर्जी है, और अभी हम पढ़े कि H न्यू, एक अभी आया। अगर थ्रेशोल्ड के फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखें तो K मैक्स इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। ठीक है, अब जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है K मैक्स इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट, ये एक फॉर्मूला। देखो सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फॉर्मूले देखते जाओ कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये जो हमारी अप्रोच थी वो कॉन्सेप्ट के बेस पे थी, तो अगर हमें प्रैक्टिकली समझना होगा तो हम कैसे करेंगे या हमें बुक में कैसे समझाया, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कहानी स्टार्ट किया हमने इस वाले पोर्शन में। देखो इसी को हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे कि और क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। सबसे पहले हमारे पास आया इमिशन के, क्या होता है इमिशन के मेथड 3, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर फोटॉन्स वगैरह, फिर ये सारी चीज़ें। ठीक, ये सारा याद रखना है। और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो याद रखना है, तो वो यही है। ठीक है, अब देखो कि प्रैक्टिकल बेसिस पे हमें समझना है कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कैसे किया गया, क्या किया गया। तो सबसे पहले हम एक ट्यूब बनाते हैं, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले हमने वैक्यूम ट्यूब बनाया एक, ये हमारा क्या है वैक्यूम ट्यूब, बोलो चैम्बर बोलो, जो बोलना है बोल दो। ठीक, इसमें हमने एक प्लेट रखा और एक इधर प्लेट रखा। ठीक, इसको अब कनेक्ट कर देते हैं बैटरिया से। टिक 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 टन 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 टन। ठीक है, बैटरिया से कनेक्ट करके एक अमीटरवा लगा देंगे, अमीटर लग गया। ठीक, और ये कनेक्ट हो गया। ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ से, देखना बस। मैंने एक चैम्बर बनाया, वैक्यूम ट्यूब बनाया, उसमें एक एनोड है एक कैथोड है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं माइनस प्लस। ठीक है, अब जो इसको थोड़ा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कैथोड है यहाँ लिख देता हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैथोड यहाँ पे। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इस पे हम फोटॉन्स की या लाइट की फॉलिंग कराएंगे, फोटॉन्स या लाइट पार्टिकल्स। ठीक, फोटॉन्स या लाइट पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे, ये फोटॉन्स या लाइट पार्टिकल्स। ठीक, अब देखो ये जो वोल्टेज बना है हम इसको एनोड वोल्टेज बोलेंगे, इसको एनोड वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कि क्या करते हैं कि अगर अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग कि फोटॉन्स अगर मेटल्स कैथोड पे आएगा, फोटॉन्स अगर कैथोड पे गिरेगा तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके थ्रू गिरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारे ये एनोड प्लेट की तरफ। ठीक है,
जब फोटॉन्स की लाइट या लाइट इस सरफेस पे गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बात ये है कि ये जो दिख रहा है एनोड पॉजिटिवली है, ठीक, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं ये तेजी से एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि इसमें ओपोजिट चार्ज हो जाएगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एनोड का वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम एनोड का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नंबर बढ़ता है, ये इधर की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, लेकिन यहीं पे इस वैक्यूम में, ये जो वैक्यूम है इसमें स्पेस चार्ज होता है और ये स्पेस चार्ज यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करा के फिर इधर भेज देता है। बात समझो क्या होता है। मैंने एक फिगर बनाया, सबसे पहले कैथोड प्लेट एनोड प्लेट, बैटरी लगा दी, एमीटर लगा दिया, तो जब लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो इसके बीच में स्पेस चार्ज हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो कहते हैं कि भाई तू अपने घर जा, तेरे को इधर नहीं जाने का। लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके पास एनर्जी होती है, वो एनोड की तरफ चले जाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनोड वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो बढ़ेंगे। या यहाँ से देखो अभी कि अगर लाइट की वेवलेंथ कम करेंगे तो E इक्वल टू hc/λ। अगर लाइट की वेवलेंथ कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, अगर एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखना है। एनोड वोल्टेज और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज़ बहुत, एक ग्राफ छोटा सा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राफ ऐसा बना क्यों है। मैंने बोला इसमें कि लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, लेकिन उससे पहले स्पेस चार्ज हैं जो उस इलेक्ट्रॉन को ओपोज करके कहते हैं भाई तू अपने घर जा। लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत एनर्जी होती है, वो चले जाते हैं एनोड की तरफ, चले आना। या कुछ होते हैं वो गाना गाने लगते हैं, यहीं तक था सफ़र अपना। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है चले जाते हैं एनोड के पास, तो जो इलेक्ट्रॉन एनोड के पास चले जाते हैं हम उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और उस फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनती है, जो यहाँ आती है, जो ये रीड करता है, हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक छोटा सा ग्राफ पहले ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया। ओके, ये ठीक है, ये ग्राफ, एक पॉइंट यहाँ पे हम दे रहे हैं ए, यहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इसको हम पॉइंट दे रहे हैं बी, इसको हम पॉइंट दे रहे हैं सी आगे। और ये जो है फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड वोल्टेज के बीच में है। ठीक, एनोड वोल्टेज V, इसको अगर देखा जाए तो इसको बनाएंगे तो इसको हम V0 पढ़ देते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज अभी आएगा। तो मैंने एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड वोल्टेज के बीच। तो आप ये देख रहे हो कि स्टार्टिंग से लेके जैसे जैसे हमारा एनोड वोल्टेज बढ़ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे हमारा एनोड वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बी से सी वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में ये पैरेलल टू वोल्टेज लाइन हो जा रही है। पैरेलल टू वोल्टेज लाइन मतलब कुछ भी आप वोल्टेज बढ़ा लो, ये करंट जो बनी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो देखो इस कहानी में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम एनोड वोल्टेज बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो जो हमारे करंट है वो बढ़ती जाती है,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ती जाती है, और एक टाइम आता है कि एनोड वोल्टेज बढ़ाने की वजह से जो स्पेस चार्ज है इसके बीच में वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गोज टू एनोड प्लेट। ध्यान से समझो कि ऐसा क्यों हो जा रहा है। हम अगर एनोड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो हमारी करंट एक टाइम तक बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो जा रही है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि जो स्पेस चार्ज है उनको खा जा रहा है पहले ये एनोड वोल्टेज, ताकि इनका रास्ता क्लियर हो जाए कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एनोड पे चले जाएं। तो एक टाइम तक ये क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे हो रहा है कि ये करंट जो है उस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि आपका एनोड वोल्टेज कितना है। यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये करंट जो बनी है फोटो करंट वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि आपका एनोड वोल्टेज कितना है, वो पैरेलल हो गई है। ठीक, अब देखो इसी को हम कहते हैं, इस वाले करंट को सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट। ठीक, अभी पहले फिगर से बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है सेचुरेशन करंट। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपका एनोड वोल्टेज बढ़ता भी है तो जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है। उससे पहले तक क्या हो रहा था कि अगर आपका एनोड वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, वैरी कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये क्या हो रहा है, ऐसा हो जा रहा है। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये निकल के आई है, और ये तब निकल के आई है जब हमारा ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। ये एनोड बैटरी मैंने पॉजिटिव टर्मिनल इसकी तरफ कनेक्ट किया है, तब की कहानी है ये। ठीक है, अब यहीं से एक ग्राफ आता है कि जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो उसकी भी ग्राफ हमारी ऐसे बनती है, एनसीईआरटी में देखना बनाई होगी। ठीक, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है आपकी एनर्जी, अभी उसको देखते हैं। ठीक, अभी इसके बाद आ जाओ ग्राफ कंपैरिजन देखते रहना कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो इतना, अब देखो कि अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, इसके टर्मिनल को अगर मैंने ऐसा कर दिया, ठीक, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा, अब इसको निगेटिव बनाएगा तो एक वोल्टेज ऐसा आ जाएगा, स्टॉपिंग वोल्टेज। देखो एनोड वोल्टेज बढ़ रहा था तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा था, लेकिन जब हमारा एनोड वोल्टेज कम होगा तो कुछ ना कुछ होगा फिर। तो जब हम एनोड वोल्टेज कम करते हैं तो एक वैल्यू आती है, इतनी कम वो वैल्यू हो जाती है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इमिट होना बंद हो जाता है। तो स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है, तो स्टॉपिंग वोल्टेज द मिनिमम एनोड वोल्टेज, मिनिमम एनोड वोल्टेज at which no photoelectrons emits, minimum anode voltage at which no photoelectrons emit। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और आप अब ये कह रहे हो कि हम उसका वोल्टेज मिनिमम इतना कर दें कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना निकले। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहली चीज आई जब पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ था तो हमने बोला कि स्टार्टिंग में अगर एनोड वोल्टेज बढ़ रहा है तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद सेचुरेशन करंट रीजन आ जाता है कि आपका वोल्टेज कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट फिक्स हो गई है। ठीक, अभी हम कह रहे हैं कि अगर मैंने चेंज कर दिया टर्मिनल तो एक वोल्टेज आएगा स्टॉपिंग वोल्टेज जो कि है मिनिमम एनोड वोल्टेज एट विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट। कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो भी इमिट्स नहीं हो रहे हैं। क्यों भाई, तो आपने क्या किया है
कि उसके काइनेटिक एनर्जी इतना आपने उसको एनर्जी ट्रांसफर कर दिया है वोल्टेज के थ्रू, तो वो के मैक्स इक्वल टू हो गया ई वी नॉट। अब इसमें लॉजिक मत लगाना कि ये क्या है, 10th में पढ़ के आए हो या अभी 12th में पढ़ के आए हो, पोटेंशियल क्या, वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, तो वहां से ये आ रहा है। ठीक, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, वही वाली लॉजिक है। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट ना हो, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन था जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, आपने उसका भी अपोज कर दिया, और अगर आपने उसका अपोज कर दिया इट मीन्स कि आपने उसके एनर्जी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड किया होगा, तब जाके वो ऐसा आया है। तो के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट। इसको हटाऊं थोड़ा सा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आया है वो, अब देखो उसके बाद ऑपरेशन होगा। ओए ओए, हमारे पास क्या क्या आया है, देखो पहले आया था के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव आवा था। एक ये आया था के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा अपॉन फाइव। थोड़ा सा हमने उसमें क्या क्या देखा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट, जो अभी अभी आया कि आपने एनोड वोल्टेज इतना कम कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना बंद हो गया, तो इट मीन्स कि आपने उतनी एनर्जी प्रोवाइड की होगी ये। अब देखो ई वी नॉट, ये एनोड क्या है, ये वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज है, ध्यान रखना ये वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज। तो ई वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, दिस इम्प्लाइज वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इंटू ई माइनस फाइव अपॉन ई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज वी नॉट इक्वल टू, क्या कर दें इसको, एच सी बाई ई इंटू वन अपॉन लेमडा माइनस फाइव अपॉन ई। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये ई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये तो याद ही होगा आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ये दिख रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसको चेंज किए तो ये आया। अब देखो कि यहाँ से अगर हम कंपेयर किए तो y के कंपेरेबल में हमारा स्टॉपिंग वोल्टेज है, ये क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है, तो द मिनिमम वोल्टेज एट विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट। ठीक है, अब m के जगह पे क्या है, तो m के जगह पे हमारा है एच सी बाई ई। m के जगह पे एच सी बाई ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ईजी भी है क्योंकि आप 12th में हो। m इक्वल टू एच सी बाई ई इक्वल टू स्लोप, और x के जगह पे क्या है, तो 1 अपॉन लेमडा। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम y एक्सिस पे स्टॉपिंग वोल्टेज रखते हैं, x एक्सिस पे 1 अपॉन लेमडा रखते हैं, और ये। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी मेटल के लिए ये स्लोप फिक्स है, डैट इज एच सी बाई ई, क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और e इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास, तो वो सारा फिक्स है, e की वैल्यू सारी चीज़ फिक्स है, तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चला कि सबसे पहले अगर इसको देखो तो के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, इस वाले इक्वेशन से ये पता चलता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड करती है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी जो है के मैक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और हमारी वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है। ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं, देखो ध्यान से, ये सारे ऑब्जर्वेशन है जो हम ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आता है। के मैक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन पे। यहाँ से ये पता चला कि के मैक्स स्टॉपिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक,
यहाँ से ये पता चला कि स्टॉपिंग वोल्टेज वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल देती हैं कि कौन सा चीज़, कौन सा पैरामीटर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है, तो इसके आगे का जो रिजल्ट आया है हम उसको देखेंगे फिर से कि रिजल्ट क्या क्या आया था, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, और उसके बाद हमें मैटर वेव पढ़ना है, स्टैंडिंग वेव वगैरह। उससे पहले मैं 5 मिनट में देख लूँगा कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा था, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बहुत लेंदी चला जाएगा, इससे बेटर है कि हम इसको यहीं पे रखें। इसके ऑब्जर्वेशन, वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया, हम उसको आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।